गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, जिसमें आप लोगों का पहला ही टॉपिक है लिंग संगठन। लिंग यानी स्त्री पुरुषों की संख्या, ठीक है। जिसमें जब हम लिंग संगठन करेंगे तो स्टार्टिंग ही हमारा लिंग अनुपात से होता है। लिंग अनुपात जो कि आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हैं, आज दोबारा फिर से अच्छे से समझा रही हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष, इनके स्त्री की जनसंख्या है और पुरुषों की जनसंख्या है, इनके बीच का जो अनुपात है उसे हम लिंग अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका आप लोगों को छोटी क्लासेस में भी बता रखा है, लर्न्स में भी बताया था कि लिंग अनुपात निकालने का एक ही तरीका होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये हम भारत के अकॉर्डिंग करते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम निकाल पाएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर हमारे यहाँ कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इंडिया वाली बुक में भी पढ़ाया गया था। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे भी करें। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो जब वर्ल्ड में हम लिंग अनुपात निकालते हैं तो हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस सूत्र को बोलते हैं जैसे कि टोटल स्त्रियों की जनसंख्या हमेशा नीचे आता है और पुरुषों की जनसंख्या ऊपर आता है। आप लोगों को हैरानी होगी जानकर कि हम लोगों का सूत्र बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर स्त्री जनसंख्या ऊपर है और पुरुष जनसंख्या नीचे है, ठीक है। अब आप ये कहोगे मैम हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे दोनों में? बिल्कुल नहीं होगे बेटा। इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारे पुरुष ज़्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष नहीं गलत कर दिया रे, काट देगा। अच्छा, विश्व में स्त्री जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। स्त्री जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हमने उसको अपॉन में करके नीचे लिखा है। जबकि जब भारत का सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने अपॉन करके इसको नीचे लिखा है। यानी मेरी एक छोटी सी सिंपल सी बात है, जब वर्ल्ड की बात आती है तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हमने उसको नीचे लिखा है, पुरुषों को ऊपर लिखा। जबकि जब भारत की बात आती है तो भारत में पुरुष ज़्यादा हैं, स्त्रियाँ कम है, इसलिए हमने इसमें पुरुष को नीचे लिखा और स्त्रियों को ऊपर लिखा और मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। मेरे हिसाब से ये याद हो भी जाएगा, बहुत ईजी है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उसमें लिंग अनुपात कम होने के कारण आखिरकार है क्या क्या, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। दहेज प्रथा या फिर स्त्री साक्षरता, कई सारे ऐसे टॉपिक आप लोगों के जो निबंध के तौर पर आप लोग करते हो, उसी को उठाकर बड़े अच्छे से बड़े इजी तरीके से मैंने 5 पॉइंट बना दिए हैं। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रियों में लिंग अनुपात कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रूण हत्या करा दी जाती है, बेटियों को पैदा होने से पहले ही पेट में मरवा दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण वो लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते और लड़के पैदा होते हैं तो सीधी सी बात है भाई कि लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी ही होगी, लड़कियों की संख्या कम होगी, ठीक है। इसके बाद भाई घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा जो हम लोग आम समाज में देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज है और इसमें महिलाओं के साथ घरों में हिंसाएं होती हैं, कार्यस्थल पर भी हिंसाएं होती हैं, इनके साथ शारीरिक मानसिक हर तरीके की प्रताड़ना इनको दी जाती है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा के कारण भी लोग बेटियों को पैदा करने से डरते हैं। अगर हमारी और तुम्हारी ये जो आप लोगों के बहुत बढ़िया, मैं कहूँ जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें कुछ माएँ हैं जिनका दर्द हमेशा आगे आता है और हम कहते हैं कि भाई लड़कियों को क्यों नहीं पैदा करते आप लोग, ऐसे ही रहा तो लड़कियां तो कम हो जाएंगी। तो किसी एक माँ का बड़ा बढ़िया वाक़या था कि बेटियों से हम नहीं डरते, बेटियों से कभी कोई पेरेंट्स नहीं डरता, क्योंकि वो भी भाई की तरह ही 9 महीने कोख में रहकर पैदा होके आई है।
लेकिन डर उस समाज से लगता है कि जब वो शादी करके अगर किसी ऐसे घर में चलेगी जहाँ पर उसको सुख नहीं मिले, सुख की बजाय दुनिया भर के दुखों की माला उसके गले में डल जाए, तो असली दुख वहाँ होता है कि मैंने इस बेटी को पैदा ही क्यों किया, जो आगे जाकर इतने सारे दुख झेलने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी। मैंने पैदा किया इसलिए आज ये दुख झेल रही है। तो घरेलू हिंसा से इतने भयभीत हैं लोग कि वो नहीं चाहते कि वो बेटियां पैदा करें। ठीक है, इसके बाद भाई रूढ़िवादी सोच हमारी सीधी सी बात है, लड़के वंश का नाम आगे चलाएंगे, लड़के हैं तो समाज में उठने बैठने लायक काम हो जाएंगे। जो ये रूढ़िवादी सोच है, ये रूढ़िवादी सोच वाकई में हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि कहीं पर भी देख लो भाई, लड़कियां कहीं किसी से कम नहीं है। और सच्चाई तो अगर बताई जाए ना, तो सच्चाई तो यही है तुम्हारे समाज की कि लड़कियां किसी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं, और दूसरी बात लड़कों से ज्यादा ख्याल रखते हैं वो अपने पेरेंट्स का। अब मैं गलत हूं तो बता देना। ठीक है, चलो, रूढ़िवादी सोच भी एक हमारी ऐसी सोच है जो लड़कियों को पसंद नहीं करती, जिसके कारण लड़के पैदा होते हैं और लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, लड़कों की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद भाई स्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर का निम्न होना बिल्कुल सही है। महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है समाज में, महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है आर्थिक क्षेत्र में। अगर तुम अपने आसपास के समाज को ही देख लो, कितनी औरतें जो घर से बाहर जाकर काम करने के लिए जाती हैं, काम करने के लिए जाती हैं, घर का काम करके जाती हैं, आने के बाद घर का काम करती हैं, और जिस दिन हाथ पे तनख्वाह आते हैं वो तनख्वाह सारी की सारी पति के जेब में चली जाती है। ठीक है, तो उसके पास क्या स्वतंत्रता बची। ठीक, जो ये लगातार जो खपड़ा जो ये समाज में लगातार लगा हुआ ना, इसके कारण भी स्त्रियों की जनसंख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि ये मेंटेन हो चुका है हमारा दिमाग कि महिलाएं तो ऐसे ही रहेंगी। एक पुरुष प्रधान समाज है भाई हमारा, वाकई में सबसे खतरनाक पुरुष प्रधान समाज, यानी सब कुछ पितृसत्तात्मक है। पहले महिला अपने पिता के कंट्रोल में रहती है, फिर पति के कंट्रोल में रहती है, फिर बच्चों के कंट्रोल में रहती है। अरे उसकी खुद की जिंदगी कोई होगी या नहीं होगी, जिसके कारण आज सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्त्रियों की जनसंख्या घटती जा रही है। ठीक है, छोड़ो भाई इन चीज़ों को, ये मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा बढ़िया तुम लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हो। चलो आगे चलते हैं। विश्व का लिंग अनुपात पढ़ेंगे अब हम। विश्व का लिंग अनुपात भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच का अनुपात निकाला, ऐसे ही हम जब वर्ल्ड का लिंग अनुपात निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। अगर हम विश्व में जनसंख्या का अनुपात करें तो इसमें प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी कि बिल्कुल पास की बातें हैं, बहुत बड़ी हालात है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात, उच्चतम यानी सबसे बढ़िया लिंगानुपात लैटविया का है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है ये लैटविया, इसमें प्रति 100 स्त्रियों पर केवल 85 पुरुष है, यानी महिलाओं की संख्या अच्छी है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, पुरुषों की संख्या यहाँ कम है। और सबसे कम लिंगानुपात हमारे विश्व में संयुक्त अरब अमीरात का है, इसमें प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, यानी स्त्रियां केवल 300 हैं और पुरुष वहाँ पर 311 हैं, यानी 211 पुरुष ज़्यादा, यानी आधे से भी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। ठीक है, और हमारे जो यूएनओ है उसने जो हमें स्ट्रक्चर तैयार करके दिया उसमें दिखाया हुआ है कि 139 देश हैं, इसमें लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, यानी स्त्रियों की जो स्थिति है वो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक है, का लायक है। लेकिन 72 देश ऐसे भी है जिनमें स्त्रियों का अनुपात प्रतिकूल है, प्रतिकूल यानी बुरी हालत में है। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी भी होगी कि एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। ठीक है, देख जैसे हम 5 देशों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे चीन है, भारत है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सारे के सारे देशों में स्त्रियों की संख्या बेहद कम है, पुरुषों की संख्या बेहद बड़ी है। ठीक है, इसलिए जो मैंने कहा कि एशिया में बुरे हालात हैं वो गलत नहीं है, सच में आपके एशिया जो कि एक डेवलपिंग
ही महाद्वीप है। इसमें सारे के सारे देश संघर्ष कर रहे हैं बढ़ने के लिए आगे, और इसी में महिलाओं की स्थितियां खराब है, पुरुषों की स्थितियां ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद है बेटा, रूस सहित यूरोप के कई देशों में पुरुष अल्प संख्या में हैं। यानी रूस में भी और यूरोप के कई देशों में भी पुरुष यानी कि आदमी अल्प संख्या यानी कम संख्या में हैं। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाएं ज़्यादा क्यों हैं? रीज़न लिखा हुआ है। यहाँ महिलाओं की स्थिति पुरुषों से बेहतर इसलिए है क्योंकि भूतकाल से ही यहाँ पुरुष उत्प्रवासी बने हुए हैं। उत्प्रवासी यानी इस यूरोप की कंट्रियों से जो पुरुष हैं वो उठकर किसी अन्य जगह पर जाकर बस रहे हैं और वहीं पर जाकर वो अपना काम धंधा चला रहे हैं। पीछे महिलाएं बच जाती हैं, पुरुष निकल जाते हैं। अब सीधी सी बात, अगर किसी इलाके में से पुरुष सारे निकल गए काम के लिए बाहर के शहरों में, तो पीछे तो महिलाएं रहेंगी और धीरे धीरे करके क्या होगा, पुरुष कम होते चले जाएंगे, उस इलाके में महिलाएं ज़्यादा होती चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कुछ एक देश ऐसे भी हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या काफ़ी खराब है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बेटा, आयु संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है इसी जबर का। इस आयु संरचना में सीधी सी बात बेटा, हमारे जो आयु है जन्म से लेकर लास्ट तक है, इस आयु संरचना को जन्म से लेकर जब तक हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब तक हमारी जो आयु है वो तकरीबन 3 हिस्सों में बांटी गई है। 3 हिस्सों में जन्म से लेकर 14 साल तक है, फिर 15 से लेकर 59 साल तक, और तीसरी है 59 के बाद जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है इसको, जिसमें से ये तीनों की तीनों मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसे 15 से 59 है, केवल यही जनसंख्या है जिसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या यानी जो काम करने वाली जनसंख्या है, जो अर्न करती है, जो अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, देश के लिए भी कमा रही है, अपने लिए भी कमा रही है, और धीरे धीरे करके देश के को डेवलप बनाने की तरफ काम कर रही है। दूसरा है जन्म से लेकर 14 वर्ष तक और 59 वर्ष के बाद। 59 वर्ष के बाद यानी कि ये 2 एज ऐसी एज है जिसमें व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता। पहले वो बच्चा होता है जन्म से लेकर 14 साल तक, और 59 के बाद वो बूढ़ा हो जाता है। दोनों ही आप लोगों के दोनों ही ये आपके आश्रित जनसंख्या में आते हैं, यानी इनको पालने वाली है कार्यशील जनसंख्या। ठीक, घर के बुजुर्ग हुए या घर के बच्चे हुए, ये कार्यशील जनसंख्या पर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड यानी ऐसे पिरामिड जो आयु और लिंग दोनों की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इसके देख लीजिए आप लोग, आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या की आयु संरचना को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग कोई भी पिरामिड बनाते हैं तो जो बायां भाग है, बायां भाग यानी जो उल्टे हाथ की तरफ है, बाएं भाग की तरफ हमेशा पुरुष दिखाए जाते हैं, और दाएं हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ हमेशा स्त्रियां दिखाई जाती हैं। ठीक है, जब भी आप लोग पिरामिड तैयार करते हो तो इसी तरीके से पिरामिड तैयार किया जाता है। इसमें फर्स्ट है आप लोग के पिरामिड 3 तरीके के दिए गए हैं आपकी बुक में। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित वर्ड का प्रॉपर अर्थ निकालो। विस्तारित यानी विस्तार हो रहा है। इसमें जो पिरामिड होगा उसमें जन्म बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जन्म ज्यादा होने के बावजूद भी लोग बीच में यानी कार्यशील जनसंख्या बनते बनते बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि इनके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सुख सुविधाओं की कमी है। ठीक है, इसीलिए ये मरने के हालात तक ये बहुत कम जनसंख्या जो देश की बनी रहेगी। पैदा तो बहुत सारे होते हैं, जितने पैदा होते हैं उतने मरते भी चले जाते हैं। इसी से हमारा विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप निकल के आता है। इसको हम त्रिभुजाकार कहते हैं। त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल के शेप का। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप लोगों का नाइजीरिया है। ओके, इसके बाद दूसरा हमारा पिरामिड है स्थिर जनसंख्या। स्थिर यानी कि जन्म हो रहा है लेकिन वो जन्म के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं,
उसमें कुछ एक मर भी रहे हैं और सिंपल तरीके से चल भी रहे हैं, यानी स्थिर है हालात ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों का पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन इतना है कि आप लोगों के 1 बाय 1 स्टेप से अच्छे से जनसंख्या आगे बढ़ती जा रही है, और जब तक वो मरने के हालातों तक पहुंचेगी तब तक भी लोग बहुत बड़ी संख्या में जीवित रहेंगे। यानी स्थिर जनसंख्या पिरामिड है जिसका आकार शुंडाकार होता है। शुंडाकार का मीनिंग होता है घंटी के आकार का। ठीक है, ये पिरामिड आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें पैदा तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो कार्यशील जनसंख्या उसकी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ये मरने की तरफ भी जाते हैं, लेकिन लास्ट तक काफी बड़ी संख्या में लोग रह जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया होगा। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान यानी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में संकीर्ण आधार होगा। यह आधार है बेटा, बेस है इसका, ये बेस है, बेस इसका कम होगा। बेस कम होने का मीनिंग क्या है कि बच्चे बेहद कम पैदा होते हैं। ठीक है, और शीर्ष शुंडाकार होगा, यानी शीर्ष शुंडाकार यानी ठीक ठाक होगा। आदमी काफी लंबी सालों तक जीने का काम करेंगे। ये इसका एग्जांपल आप लोगों का जापान होगा। अब इसको और अच्छे से समझो कि जापान में बच्चे पैदा बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, लोग बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके देश में जो जनसंख्या पैदा हो रही है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी कि जो पैदा हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर लायक बनते चले जा रहे हैं और कार्यशील जनसंख्या को लगातार बढ़ाते जा रही है। अब वो लायक है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो वही बात भाई, बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति के लिए भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। और इसी के चलते यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। यानी यहाँ पर 59 के बाद के जो लोग हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है। जितनी कार्यशील जनसंख्या उतनी आपकी आश्रित जनसंख्या भी काफी बड़ी है। ठीक है, इसमें आप लोगों का ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहलाएगा ये। इसमें कुछ नया करने के लिए बहुत कुछ इन लोगों को, उन जो आप इस देश के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कई सारी चीज़ों में अपने आप को रखना होगा, अपने आप को सहयोगी बनाना होगा कार्यशील जनसंख्या के साथ। इसके बाद भाई ये आप लोगों के तीनों पिरामिड हो गए त्रिभुजाकार, यानी कि विस्तारित होता हुआ जो जनसंख्या पिरामिड है जो त्रिभुजाकार का है, ये हमेशा अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों का होता है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड वो हैं जो आप लोगों की बहुत बढ़िया डेवलप्ड हालत में है और अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड वो है जो हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर लोगों के जो जीवन प्रत्याशा उसको काफी लंबा बना चुके हैं। ठीक है, तो ये तीन आप लोगों के जनसंख्या पिरामिड। इसके बाद 3 छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के बचते हैं, जैसे ग्रामीण नगरीय संगठन। इसमें आप लोगों को भारत का और विकसित और विकासशील देशों की दे रखी है। इसमें डिफरेंसेस थोड़ा कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका आपके अल्प विकसित और विकासशील देशों में ज़्यादा मिलते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र आप लोगों का विकसित देशों में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आप लोगों के अल्प विकसित और विकासशील देशों में ज़्यादा है, लेकिन यूरोप की कई कंट्रियों में भी ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि करने के इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वहाँ से महिलाएं बाहर जाकर काम कर रही हैं नगरों में, और पुरुष वहीं गांव में ठहर कर वहाँ पर खेती बाड़ी का काम संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय संगठन ये अल्प विकसित विकासशील देशों में ज़्यादा है, ये विकसित देशों में ज़्यादा है, लेकिन आपके यूरोप की कई कंट्रियों में ग्रामीण जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। इसके बाद आपका आता है साक्षरता। साक्षरता यानी लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई। और भाई पहले सबसे पहले साक्षरता समझाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। 7 साल तक का वो बच्चा जो पढ़ना लिखना जोड़ घटा यानी अंक गणितीय ज्ञान रखता है वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो साक्षरता का वही भाई आप लोगों का विकसित कंट्रियों में साक्षरता दर काफ़ी ऊंचा है, विकासशील और अल्प विकसित देशों में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचा है। ठीक है, विकासशील देश तो फिर भी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं उनका स्तर काफ़ी कम है। ठीक है, इसमें भी वही बातें आ जाती हैं आप लोगों की। एशिया और अफ्रीका के देशों में लिटरेसी रेट कम है,
जबकि यूरोपीय कंट्रियों में, उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में लिटरेसी रेट काफी हाई है। ठीक है, इसके बाद व्यावसायिक संरचना है बेटा, इस पर तो आप लोगों के आगे आने वाले 4-5 चैप्टर डिपेंड करेंगे। व्यावसायिक संरचना आप लोगों ने आर्थिक क्रियाएं पढ़ी होंगी, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया, ये सारी क्रियाएं आप लोगों को अब आगे एक चैप्टर आ जाएगा इन्हीं के नाम पर। प्राथमिक क्रिया वो कहलाएगी जिसमें प्रॉपर आप लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हो, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन करते हो, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना। ठीक है, जबकि द्वितीय क्रियाओं में जो आप लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल उत्पादित किया था, उसी कच्चे माल को विनिर्मित वस्तु में या बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित करना, ये द्वितीय क्रिया में आता है। ठीक है, फिर तृतीय क्रिया आ गई आपकी। तृतीय क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे आप लोगों के बाजार हुए, जैसे आप लोगों के बैंक हुए, एटीएम हुए। ठीक है, और फोर्थ जिसमें कि आप लोगों की चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप जिसमें आप लोगों के कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में आपके कोई क्रिएटिव वर्क्स, चतुर्थ क्रियाकलाप में आपके कोई चतुर्थ क्रियाकलाप में आपके कोई क्रिएटिव वर्क्स नहीं है। यहाँ पर दिमाग के काम ज्यादा हैं, जैसे कि विभिन्न जितने भी आंकड़ों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उन्हें विश्लेषित करना, यह आपके फोर्थ क्रियाकलाप में होता है। जबकि जो पंचम क्रियाकलाप है वो पूरा का पूरा आप लोगों के अनुसंधान सेक्टर से जुड़ा हुआ है, शोध और अनुसंधान। ये अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इनकी एक लाइन की डेफिनेशन बताई है, इन्हीं के ऊपर आप लोगों के आगे पूरे चैप्टर आएंगे। जब पूरे चैप्टर आएंगे तो मैं इनको सबको पूरी तरीके से खोल के आप लोगों को हर एक तरह की क्रियाएं समझाने का काम करूँगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी रहता है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, छूट गया है, तो आप बेटा कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।